हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव हो चुका है विधानसभा का, और इन दोनों के बारे में एग्जिट पोल भी जारी हो चुका है। आमतौर पर देखा गया है कि एग्जिट पोल के दावे सदा से बीजेपी की तरफ मुड़े होते हैं, झुके होते हैं। शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि जब बीजेपी को एग्जिट पोल में खराब दिखाया गया हो। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब एग्जिट पोल के बताए अनुमान से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। आमतौर पर एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में होता है, और 2014 के बाद जब से दिल्ली में मोदी सरकार बैठी है, तब से तो सारे एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में ही दिखाए जाते हैं, चाहे भले ही चुनावी परिणाम में वो एक गलत साबित हो जाए, ठीक उल्टा साबित हो जाए। तो चुनावी परिणामों को तो अभी हम इंतजार करेंगे 8 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को चुनाव हो गया हरियाणा में, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आया है उसके अनुसार हरियाणा में तो लगभग 60 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, और वहां विपक्ष के वोटों को बंटवाने की बहुत सारी चाल चलने के बावजूद भी भाजपा सत्ता से बहुत दूर जा रही है। इसका दिल्ली की कुर्सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोदी जी की कुर्सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इस पर तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन पहले मैं चर्चा करूंगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर। जम्मू कश्मीर में 2019 से ही राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र का दर्जा समाप्त करके इसको 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। लद्दाख, जिसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें ये जम्मू का इलाका, ये कश्मीर वैली है। इन दोनों को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, और लद्दाख को एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। आप कहेंगे कि नक्शा में तो इतना बड़ा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर ये सब चीजें क्या हैं? तो मैं इसको भी जरा बता दूं। जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र का ये हिस्सा जो है, ये चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया और इसको चाइना को दे दिया है। ये बीच का हिस्सा सियाचिन ग्लेशियर है, जिस पर हम दावा करते हैं। दावा तो हमारा पूरा है। ये जो इलाका है सियाचिन ग्लेशियर, इस पर हमारा दावा है, हमारी सेना वहां बैठी हुई है। दावा तो हमारा पूरे इलाके पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से इस नक्शे को बता रहे हैं। ये गिलगित रेंज है जो पाकिस्तान के इलाके में है। ये पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये यहां से लगा यहां तक, इसी को हम POK कहते हैं। ठीक है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जो इलाका है ये जम्मू है, और जो ये इलाका है सर्कल में वो कश्मीर है, वर्तमान में जो भारत के कब्जे में है। और हम यहीं पर चुनाव करा रहे हैं। ये जम्मू का इलाका, ये कश्मीर का इलाका। विधानसभाएं हमने इनकी भी बांट रखी हैं। इस पूरे इलाके के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 90 क्षेत्रों में हमने जम्मू और कश्मीर को वर्तमान में बांट रखा है। पहले कुल 111 सीटें थी यहाँ पे, पूरे जब संयुक्त जम्मू कश्मीर था, जिसमें 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके को दिखाती हैं, जहां चुनाव तो हम कराते नहीं है, लेकिन हम अपने यहां नक्शे में, दस्तावेजों में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। 4 सीटें आज के लद्दाख क्षेत्र में थी, अब वहां चुनाव नहीं होना है। जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ उसके अनुसार शेष 83 सीटें यहां थी। इस 83 सीटों में अब इनको बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। 90 जब किया गया तो एक खेल किया गया, जरा इस खेल को समझिएगा। परिसीमन के जरिए पहले यहां सीटें थीं 46 और यहां सीटें थीं 37। जानिए दोस्तों, कुल मिला के 83 सीटें थीं। 7 सीटें बढ़ाई गई। 7 सीटों में से केवल जम्मू क्षेत्र में ही 6 सीटें बढ़ाई गई हैं, और कश्मीर रेंज में केवल 1 सीट बढ़ाई गई। यानी अब कश्मीर क्षेत्र में 47 सीटें हैं, और जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें हैं। 43 अब यहां पर सीटों की संख्या 47 हो गई है, और यहां 43 हो गई है।
पहले यहाँ कितनी थी 37, पहले यहाँ कितनी थी 46, यानी 46 में केवल एक बढ़ाया गया 47, जबकि 37 में 6 सीटें बढ़ाकर 43 कर दी गई। इस खेल के पीछे की मंशा क्या है? आप जानते हैं कि जम्मू के इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, ये माना जाता है, ये हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ से बीजेपी हमेशा अच्छी सीटें लेती है। कश्मीर वैली में मुस्लिम बहुल इलाका जो है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पार्टियों का दबदबा है। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों का पूरे इलाके में समान प्रभाव रहता था। लेकिन जब से बीजेपी का उदय हुआ तो जम्मू इलाके में बीजेपी ने ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाई। हिंदू मुस्लिम का की जो राजनीति उनकी होती है उसके जरिए उनका तो ये फर्टाइल क्षेत्र है, इसी की राजनीति करके तो पूरे भारत में उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो यहाँ के जनसांख्यिकी आंकड़े जारी हुए हैं, यह माना गया है कि कश्मीर वैली और जम्मू क्षेत्र, इन दोनों में ही जनसंख्या समान दर से बढ़ी है। जो एक बात उठती है ना कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर वो साफ साफ दिख जाती है, तो यहाँ समान दर से जनसंख्या बढ़ी है। 2011 की जनगणना के आधार पर जहाँ 47 सीटें आज की हैं, यहाँ कुल 56% आबादी है। कितनी आबादी है? 56% आबादी है। और जहाँ 43 सीटें हैं, यहाँ महज 44% आबादी है। अब जब सीटों का अनुपात देखेंगे तो 44% लोगों को 48% सीटों पर वोट देने का मौका मिल गया। ये विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 44% लोग 43 सीटें चुन रहे हैं। इस प्रकार इनका प्रतिशत जो है 48% हो गया, जबकि 56% लोग 47 सीटें ही चुन रहे हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, 44% लोग 43 सीट चुन रहे हैं, जितना प्रतिशत उससे केवल 1 नंबर कम। तो यहां सीट चुनने के बाद क्या हुआ? परिसीमन के बाद 48% सीटें, 90 में से 43 सीटें उस इलाके को दे दी गई जिसकी आबादी 44% है, जबकि जिस इलाके की आबादी 56% है उसको महज 47 सीटें दी गई, जो उनकी कुल सीटों के अनुपात में 52% है। तो जरा देखिएगा दोस्तों, 56% आबादी को 52% सीटें, 44% आबादी को 48% सीटें, यानी परिसीमन के नाम पर जो जम्मू कश्मीर में किया गया है खेल, वो वास्तव में उस इलाके में विधानसभा की सीटें बढ़ा देने का है जिस इलाके में बीजेपी मजबूत होती है। इसके बावजूद भी एग्जिट पोल जैसा दिखा रहे हैं, उसके अनुसार बीजेपी जम्मू रीजन में भी बहुत पीछे है। ठीक है कि अन्य पार्टियों से आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में भी उसे 43 में से अधिकतम 31 सीटें दिखाई गई हैं, जो कि उनके घटती लोकप्रियता का एक सबूत है। तो दोस्तों देखिए, ये कहने वाली बात है जबरदस्त। एक बात और बता दें, परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों को भी नामित करने के लिए सुझाव दिया था, लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना है, क्योंकि सरकार ने इस तरह की शक्ति ही परिसीमन आयोग को नहीं दी थी। यानी कि कश्मीरी पंडितों को हक नहीं दिया गया। कश्मीर वैली में जो सिख कभी रहा करते थे, जो बाहर विस्थापित थे, उनको कोई हक नहीं दिया गया। 370 हटने से इस पूरे ही इलाके को नुकसान हुआ है। जो हमारे भारत के वास्तविक इलाके में जो चुनाव से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरे ही क्षेत्र को 370 के हटने का नुकसान हुआ है। अब इनको जो है, इनके यहाँ डेमोक्रेसी डाउन हुई है। जैसे यहाँ आज तक विधायक नहीं थे, यहाँ तो विधायक अब होंगे ही नहीं। अभी भी जो इनकी चुनी हुई विधानसभा आएगी तो वो उसी तरह होगी जैसे दिल्ली में सरकार चल रही है केजरीवाल जी की, कि आए दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर अड़ंगा लगाता रहता है, यानी केंद्र वहाँ दखल देता है। वैसे ही यहाँ, चाहे भले यहाँ के लोगों के वोट के दम पर यहाँ सरकार बन जाए, लेकिन उस पर दिल्ली का दखल रहेगा। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो 370 हटने के बाद का ये पहला विधानसभा चुनाव है, अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो इसके जरिए वे बहुत सारी शातिर चालें समझ में आएंगी जो चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ दल कर रहा है और जो संविधान को धता बताने वाली है।
संविधान के अनुसार जहां जितनी जनसंख्या है पूरे राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का वितरण होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ, जम्मू रेंज में जनसंख्या के अनुपात में ज़्यादा सीटें दी गई, 44% आबादी को 48% सीटें दी गई, जबकि कश्मीर वैली में 56% आबादी जहां है वहां केवल 52% सीटें दी गई। यह पूरी तरह से संविधान के साथ धोखा है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन आप एक बात जानिए कि प्रशिमन आयोग के फैसले को न तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न संसद में। आम तौर पर, विशेष तौर से तो दी जा सकती है, संविधान के उल्टा दिशा में कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि चला जाएगा। आम तौर पर प्रशिमन आयोग के फैसलों को चुनौती नहीं दी जाती है। लेकिन हमारे सत्तारूढ़ दल को, खासकर बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग भी आपके ही देश के लोग हैं, इनमें अपनी लोकप्रियता जगाइए, न कि इनके खिलाफ कहीं की सीटें गलत तरीके से बढ़ाकर वहाँ सत्ता में काबिज होने का प्रयास करिए। यही काम दिल्ली में हो रहा है कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो नियुक्त किए गए एक अधिकारी यानी एलजी के जरिए वहाँ की सरकार पर नियंत्रण किया जा रहा है। यही काम पुदुचेरी में हुआ था कि वहाँ जो पार्टियां सत्ता में थी विधानसभा में उन पर नियंत्रण रखा गया। और यहीं तक नहीं है, बल्कि मोदी सरकार जब से केंद्र में सत्ता में आई है, इनके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर विपक्षी दलों की जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ हमेशा उन राज्य सरकारों से टकराते रहते हैं। चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, या कि आप कोई और प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह टकराव होता रहता है गवर्नर्स का वहाँ की चुनी हुई सरकारों से। यहाँ तो ये तो संघ शासित क्षेत्र है, यहाँ तो एलजी को वैसे भी थोड़ी बहुत पावर है ज़्यादा। यहाँ सरकार बदल भी जाएगी तब भी ये माना जा रहा है कि एलजी के जरिए नियंत्रण रखेगी मोदी सरकार। अब इस चुनाव परिणाम के मायने क्या होंगे? तो मायने तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम से कम होंगे। जम्मू कश्मीर के परिणाम का तो जो प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव के परिणाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हरियाणा में मोदी जी तो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे थे, लेकिन हाँ, जिस समय हरियाणा में चुनाव चल रहा था उस समय वो महाराष्ट्र में जाकर के भाषण दे रहे थे। ये इनकी पुरानी रवायत है। संविधान और लोकतंत्र के प्रति कोई आदर नहीं है। इस नाते देश का प्रधानमंत्री जब ऐसा काम करता हो कि जहां कहीं प्रचार रोक दिया गया हो, दूर जाकर ठीक पड़ोस में ये प्रचार करते हैं। इस बार तो हरियाणा पूरे राज्य में एक ही बार चुनाव हो रहा था, इस नाते ये पड़ोस में प्रचार करने की बजाय अब इनकी मजबूरी थी कि महाराष्ट्र में भाषण दें। लेकिन जिस दिन वोट चल रहा था हरियाणा में, उस दिन ये महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे और टेलीविजन लाइव दिखाते हैं। लेकिन ये अगर हम हरियाणा के एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी कहीं भी सत्ता के करीब तक नहीं है, बहुत दूर है। और कांग्रेस हर जगह पूर्ण बहुमत में है, क्योंकि यहां पर पूर्ण बहुमत के लिए 90 सीटों में से 46 चाहिए। जो सबसे कम वोट सीट आ रही है वो 49 आ रही है। तो इस तरह से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आना तय है। और हरियाणा राज्य में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। हरियाणा में अगर ये चुनाव हारते हैं तो ये दिखाई दे जाएगा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाद अब हरियाणा भी इनका साथ छोड़ रहा है। यानी उत्तर भारत के ऊपर के राज्य इनसे दूर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने पहले ही चुनाव में दिखा दिया है, उधर बंगाल ने दिखा दिया है, महाराष्ट्र ने दिखा दिया है। लोकसभा के चुनाव में जरा देखिएगा दोस्तों कि हरियाणा का परिणाम आते ही क्या फर्क पड़ेगा। वैसे तो हरियाणा में लोकसभा में भी हारे हैं, लेकिन अब जैसे ही ये चुनाव परिणाम में बदलेगा एग्जिट पोल, तो वैसे ही मोदी जी की साख पर निगेटिव होने का ठप्पा लग जाएगा। और इस समय जो बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रहा है, खासकर संघ से मोदी की जो बगावत चल रही है, वो सतह पर आ जाएगी और संभव है कि दिल्ली सरकार बदल जाए। तो संभव है कि नवंबर तक दिल्ली में प्रधानमंत्री पद पर कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई देने लगे या उसके लिए लड़ाइयां तेज हो जाएं, वो झगड़ा सतह पर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष बनाने को लेकर संघ तन गया है। संघ ऐसे दो लोगों के नाम को आगे कर दिया है जिन दोनों के ही नाम पर मोदी जी को आपत्ति है या हो सकती है। एक है संजय जोशी, दूसरी है वसुंधरा राजे सिंधिया। इनमें से किसी के भी अध्यक्ष बन जाने से नड्डा युग समाप्त हो जाएगा। यानी कि अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनकर काम करता हो, ऐसा युग समाप्त हो जाएगा। बीजेपी में ऐसा कभी नहीं देखा गया था इसके पहले कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति या गृह मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के इतने अधीन हो।
तो जैसे ही बीजेपी में अध्यक्ष बदलेगा और इधर जो है ये चीज़ें बदलेंगी, ये फौरन फर्क दिखाई देगा कि मोदी का ग्राफ गिर रहा है और तब बगावत के सुर खड़े होंगे। अभी महाराष्ट्र से झटका लगना बाकी है, झारखंड से लगना बाकी है, तो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना दिख रही है। ऐसा लगता है कि देश की जनता, किसान, नौजवान और सभी लोग उन लोगों को अब सबक सिखाने की ठान लिए हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए संविधान को रौंदा है, लोकतंत्र को कमजोर किया है, लोगों के अधिकारों को छीना है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया है, संस्थाओं का मानमर्दन किया है और चुनाव को भ्रष्ट किया है। लगता है कि जनता ऐसे लोगों को पहचान गई है और यही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं। आपके पास संविधान की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, तो आप में से जिसको भी संविधान पर लिखी मेरी ये पुस्तक मंगवानी है, कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप किताब मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर अपने कमेंट दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय संविधान।